हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज की इस वीडियो में मैंने यूनिट सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स बनाए हैं जो आप लोगों को याद करने में बहुत इजी रहेंगे। और इन वीडियो के लास्ट में मैं इसकी लिंक दे दूँगी नोट्स की, जिसमें मैं साथ में मेंशन कर लूँगी कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन से हैं जो बस वन टाइम आप रीड कर लें, लाइक रेयरली आ सकते हैं। बट मैं स्टार्टिंग में मैंने मार्क नहीं किए, सो आप लोग अच्छे से क्या नाम है ये चैप्टर के क्वेश्चंस और नोट्स देखते देखते इसके टॉपिक्स को भी समझ लें। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन विच दे आर आस्किंग डिस्क्राइब अ पीएन जंक्शन डायोड एंड हाउ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस इन सेमीकंडक्टर। हमें एक पीएन जंक्शन डायोड को डिस्क्राइब करना है। पीएन जंक्शन डायोड को सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं, ये बात आप याद रख लें। और साथ ही हमें होल और इलेक्ट्रॉन एक सेमीकंडक्टर में कैसे प्रोड्यूस होती है, यानी हमें फ्लो एक तरह से बताना है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो पी एन जंक्शन डायोड के अक्रॉस में होता है। सो सबसे पहले एक पी एन जंक्शन डायोड हम एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो पी एन जंक्शन से बनती है। लाइक हम पी और एन टाइप मटेरियल को साथ में कंबाइन कर देते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है एक दूसरे की तरफ, और साथ में ये फ्लो होते होते दोनों के चार्जेस सामने आ जाते हैं, जिससे एक डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाता है। और उस प्रोसेस में जब ये दो पॉजिटिव जो पी रीजन होता है उस साइड पे एंड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और जो एन रीजन होता है उसके सामने हमारे पास होल्स आ जाते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज। इन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के माइग्रेशन की वजह से एक डिप्लेशन रीजन डिफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और जब तक ये इक्विलिब्रियम में रीच नहीं करता, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। जैसे ही अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है, फिर उसके बाद फर्दर ज़्यादा माइग्रेशन नहीं होती और फिर एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है, जो आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। हेयर्स अ डिप्लेशन लेयर। इन दोनों की माइग्रेशन की वजह से, इन दोनों होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो लेयर फिर हमारे पास एक बन जाता है पी एन जंक्शन डायोड। तो इस तरह से पी एन जंक्शन डायोड बनता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करें, साथ में इसकी डायग्राम भी बनाएं, एग्ज़ाम में भी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले डायग्राम की। सेकंड क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग में भी आ जाए, तो आप बस इन दोनों की बुक से डायग्राम बना दें एन पी एन और पी एन पी ट्रांजिस्टर की, तो ये हो आ सकता है। सबसे पहले इसका डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो मैंने बुक में आपके बहुत अच्छे से टेबल बना था, वही मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट ही किया है, क्योंकि इसमें इनफ इन्फॉर्मेशन है जो आप याद कर लेंगे। सो आपके लिए काफ़ी होगा एग्जाम में लिखने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले जो एन पी एन ट्रांजिस्टर होते हैं, इसमें लिखा है इट कंटेन्स 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर। यस, एक पी टाइप, इस पर जो 3 सब्सटेंसेस होते हैं एन पी और एन सेमीकंडक्टर्स के, उस पर पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो सैंडविच बिटवीन होता है दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में। तो दूसरी हैंड पे हमारे साथ क्या होता है, दूसरे साइड पर पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं जो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करके बाइंड करके रखते हैं। और एनपीएन में करंट डायरेक्ट आउटवर्डली होता है, यानी बाहर की तरफ निकलता जाता है, फ्लो बाहर की तरफ होते हैं, जबकि पीएनपी में इनवर्ड अंदर की तरफ फ्लो आ रहा होता है करंट का। उसके बाद इस वाले कॉम्बिनेशन में एनपीएन में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि पीएनपी में होल्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स। अच्छा, अब जो ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट्स होते हैं, इमिटर, बेस और कलेक्टर। तो जो एनपीएन में करंट की डायरेक्शन होती है वो इमिटर से बेस की तरफ होती है, जबकि पीएनपी में अपोजिट होती है, बेस टू इमिटर। और फिर दूसरी बात ये लिखी कि इसके माइनॉरिटी करंट कैरियर्स होल्स होते हैं, जबकि उसके पीएनपी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी में। और ये स्विच ऑन तभी होगा एनपीएन वाला ट्रांजिस्टर जब इलेक्ट्रॉन बेस में इंटर करेंगे, और दूसरी साइड पे जब इलेक्ट्रॉन अगेन बेस पे इंटर करेंगे। और दोनों के स्विच ऑफ का भी सेम ही सीन है, लाइक जब दोनों में की बेस में करंट रिड्यूस हो जाएगा या फिर अवेलेबल नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा, तो दोनों ही स्विच ऑफ की तरह काम करेंगे, यानी कोई भी करंट सप्लाई नहीं होगा। तो ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है जो इस टेबल को आप याद कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एक्सप्लेन कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये टॉपिक वैसे पहली बुक में नहीं था, तो इतने चांस नहीं है, इसलिए मैंने इसकी डायग्राम भी नहीं डाली। बट अगर लॉन्ग में आ गया
तो अलग बात है, लेकिन जो मैं पहले आपको इम्पोर्टेंट बता दी जा रही है वो आप लोग कर लें। उसके बाद ये वाले जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इनको भी अच्छी तरह देख लें, क्योंकि न्यू टॉपिक्स से आने के चांस होते हैं न्यू टॉपिक्स के। तो इसमें हमें कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करना है। उसमें मैंने एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स इन सब की डाली हुई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉमन कलेक्टर। तो सबसे पहले कॉमन कलेक्टर सीसी सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जो कलेक्टर होता है वो एक टर्मिनल की तरह काम कर रहा होता है, जो कनेक्शन या लाइक वो एक बेस और इमिटर को ना कनेक्ट करके रखता है, दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना के रखता है। उसकी वजह से जो जब क्या नाम है बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग होती है, बायसिंग अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लाइक फॉरवर्ड बायसिंग में करंट प्रोड्यूस हो रहा था, अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। तो फिर बेस की साइड पे करंट प्रोड्यूस होता है, उस बेस के करंट प्रोड्यूस होने की वजह से जो कलेक्टर में बहुत ही अमाउंट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है, और ये वाला जो इमिटर का करंट होता है वो कलेक्टर के करंट के इक्वल होता है। इसे क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है इस प्रोसेस का, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करने से हमें एक हाई करंट गेन मिलता है और ज़्यादा इनपुट इम्पेडेंस यानी लाइक हमें ज़्यादा इनपुट नहीं देना पड़ता, फिर भी हमें बहुत ही हाई क्वांटिटी में करंट मिल जाता है। उसकी वजह से हम जो हाई रेजिस्टेंस की जो डिवाइसेस होती हैं वो लो रेजिस्टेंस पर ड्राइव हो जाती हैं, यानी हमें आउटपुट पे जो लोड आता है कम रेजिस्टेंस रुकावट हो गया था, आउटपुट में फिर हमें कम रुकावट आती है करंट को प्रोड्यूस करवाने में। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, एप्लीकेशन ना भी लिखें तो भी सही है, फिर भी मैंने लिखवा दिया। तो बाय द वे एप्लीकेशन इसकी यूज़ होती है बफरिंग सर्किट्स में। बफरिंग सर्किट्स एक टाइप होती है, वो आगे के लेवल्स में आप लोग पढ़ेंगे, उसमें ये यूज़ होते हैं सीसी कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, और इनपुट और आउटपुट सिग्नल में जो बेस टर्मिनल होता है उसको शेयर करने में यूज़ होते हैं। अब दूसरा है हमारे पास कॉमन बेस सीबी सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, लिख लें, मैंने लिखना भूल गया। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जो इनपुट और आउटपुट के सिग्नल होते हैं, लाइक जो हम इनपुट दे रहे होते हैं और आउटपुट में जो रिज़ल्ट में सिग्नल आता है उसमें बेस टर्मिनल दोनों के टर्मिनल्स ट्रांजिस्टर के शेयर हो रहे होते हैं, यानी दोनों ही म्यूचुअली काम कर रहे होते हैं। अब जो इनपुट का सिग्नल हम इमिटर को दे रहे हैं इस बार, तो हमें आउटपुट का सिग्नल मिलेगा कलेक्टर से, और इस बार बेस इमिटर जंक्शन जब फिर से फॉरवर्ड बायस होता है तो दोबारा से ट्रांजिस्टर अपना काम करना स्टार्ट करता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये हमें लो इनपुट इम्पेडेंस देता है, लाइक ये भी हमारी ज़्यादा क्या नाम है पावर, मतलब इनपुट जो हम दे रहे हैं ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा, लेकिन ये वोल्टेज गेन उस हिसाब से इतना हाई नहीं देगा, लेकिन अच्छा खासा देगा। बस इसका ये फ़ायदा है कि इसमें ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत नहीं है पिछले वाले की तरह से, बट ज़्यादा हाई आउटपुट ये नहीं देगा लेकिन उसके हिसाब से कम ही देगा। इसका नीचे फार्मूला भी है। और बेस करंट को जो एडवांटेज जो इसका है, वो जो बेस करंट हमें मिलता है वो कलेक्टर करंट के हिसाब से इस बार बहुत ही कम मिलेगा कंपेयरिंग में, तो इसलिए जो इस बार जो इमिटर करंट है वो कलेक्टर करंट के इक्वल होगा। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सीसी सबसे ज़्यादा फेमसली पॉपुलरली यूज़ होता है, बट ये इतना रेयरली यूज़ होता है, ये ज़्यादा हम इसको नहीं यूज़ करते हैं, और इसको जब हमें बहुत ही लो इनपुट इम्पेडेंस चाहिए होती है तब वहाँ पर इसका असल काम आता है। तो ये था इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो है डिस्क्राइब द ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है। तो हमें ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन बताना है, लाइक ट्रांजिस्टर कैसे ऑपरेट होता है, और उसके लिए सबसे पहले तो ये मैंने लिख लिया कि ट्रांजिस्टर की दो टाइप हैं, तो हम सिर्फ एक को स्टडी कर लें एनपीएन को, तो उससे ही हमें इसका ऑपरेशन का प्रोसेस पता चल सकता है। अच्छा, उसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स होंगी, एक बेस इमिटर जंक्शन हमें चाहिए जो फॉरवर्ड बायस्ड हुआ वो, यानी लाइक उससे करंट फ्लो जनरेट हुआ वो, उसमें प्रोड्यूस हुआ वो। अच्छा, और ये इसकी वोल्टेज होगी बेस इमिटर की, वो 0.6 वोल्टेज होनी चाहिए। अनदर थिंग इज़ दैट जो बेस कलेक्टर हो वो रिवर्स बायस्ड हो, लाइक जो बेस कलेक्टर में से करंट प्रोड्यूस ना हो रहा हो। आप इन दोनों के हिसाब से यहाँ पे मैंने चार्ट भी दिया हुआ है, जिसको समझ के देखते हैं कि जब कलेक्टर करंट फंक्शन कर रहा होगा,
जो कलेक्टर करंट प्रोड्यूस होता है वो काम कर रहा होता है कलेक्टर इमिटर वोल्टेज की तरह, चाहे जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज़ हो। अब जो ऊपर में ग्राफ है उसमें ट्रांजिस्टर जो 0 पॉइंट पे है, वो ट्रांजिस्टर का एक्शन जब करंट 0 होगा कलेक्टर में तो उस टाइम में ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा होता, और जब ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो उस सिचुएशन को कहते हैं कट ऑफ। अब इस ग्राफ में हमें देखना है स्टार्ट में कि जो बेस इमिटर में जो वोल्टेज है जब वो फॉरवर्ड बायस हो जाए, और जो बेस पे जो करंट है वो तो सम मिनिमम वैल्यू मैंने लिखा है इसलिए कि मिनिमम वैल्यू लाइक थोड़ी वैल्यू के लिए उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। जब कलेक्टर बेस की जंक्शन रिवर्स बायस्ड होगी तो तब यहाँ पर जो कलेक्टर इमिटर में जो वोल्टेज होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी। उसके बाद जो ट्रांजिस्टर होगा अपना काम आहिस्ता आहिस्ता करना स्टार्ट कर लेगा। अब जो ट्रांजिस्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है कलेक्टर करंट जो होगा वो इनिशियली बहुत तेज़ी से बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जहाँ पर वो और बढ़ेगा, लेकिन अब थोड़े स्लो रेट पे बढ़ेगा। लाइक जितना उसने बढ़ना था वो बढ़ चुका है, बट अब वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। देन व्हाट विल हैपन के जब बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में सैचुरेशन आ जाएगी, जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर में अब फुल करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, फुल करंट फ्लो हो रहा है। और जब लाइक ट्रांजिस्टर अभी अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, फुली क्या नाम है एनर्जेटिकली करंट प्रोड्यूस करा रहा है, लेकिन जब हम चार्ट में फ्लैट रीजन्स को देखेंगे तब पता चलता है कि ट्रांजिस्टर ने नॉर्मली अपना ऑपरेशन किया है जिसमें भी बेस करंट इंक्रीज़ होता है, लेकिन वो एमिटर करंट की तरह ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं होता। तो ये इन दोनों इसके फंक्शंस में आ जाते हैं। जब बहुत ही एमिटर का करंट फास्टली लाइक बढ़ता जाए और बेस का करंट नॉर्मली कैसे बढ़ेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर पूछ रहे हैं डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सबसे पहले तो एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी सिग्नल के वोल्टेज करंट या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हमेशा इंक्रीज़ करती है, गेन में लाती है। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इनपुट मिलने पर बहुत ही हाई गेन का वोल्टेज इंक्रीज़ कर देता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, तो मैंने 7 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। बुक में एक बहुत बड़ा टेबल बना था, बहुत ही ज़्यादा वर्डिंग्स लिखी थी, मैंने बस मेन पॉइंट्स गैदर करके उसमें से एक्सट्रैक्ट करके इसमें लिखे हैं। सबसे पहला इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन। वो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमेशा इनपुट सिग्नल को यूज़ करके बहुत ही हाई गेन में वोल्टेज देता है। करंट को भी दे सकता है लाइक एम्पलीफायर, या फिर करंट को भी दे सकता है, बट यहाँ वोल्टेज को गेन देता है। सेकंड है इनफाइनाइट इनपुट इम्पेडेंस। ये क्या करता है कि इनपुट सर्किट पे ज़्यादा लोड नहीं है, इसलिए जो करंट ड्रॉ होता है वो मिनिमम होता है। थर्ड है ज़ीरो आउटपुट इम्पेडेंस। ये मैक्सिमम वोल्टेज को लोड के ज़रिए जनरेट करता है, ट्रांसफ़र करता है, और उसमें वोल्टेज का ड्रॉप नहीं आता। लाइक वोल्टेज किसी भी जगह पर कम मिनिमम वेरी नहीं करती है। फोर्थ अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कंसिस्टेंटली यानी कंसिस्टेंट मतलब क्या नाम है सेम ही ये एम्पलीफिकेशन थ्रू आउट द सिग्नल करता है अब द सिग्नल फ्रिक्वेंसी में। फिफ्थ है इनफाइनाइट बैंडविथ। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंडविथ क्या होता है, बैंडविथ को होती है कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का या फिर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना। तो ये इनफाइनाइट बैंडविड्थ देते हैं, यानी ये इनफाइनाइटली इंफॉर्मेशन को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ट्रांसफ़र कर सकता है विदाउट डिस्टोर्शन, यानी विदाउट किसी ऑब्स्टिकल किसी भी रुकावट के। सिक्स है इनफाइनाइट स्लीव रेट। स्लीव रेट एक ऐसा रेट होता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वोल्टेज करंट ये सब खुद को चेंज करते रहते हैं, तो वो भी ये इसमें चेंज ये इनफाइनाइटली लाता रहता है। सेवन है ज़ीरो नॉइज़ कंट्रीब्यूशन। लाइक ये नॉइज़ जनरेशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, और इसकी क्या नाम है इनपुट पे नॉइज़ होती है सिर्फ, आउटपुट या फिर और किसी भी इसके पार्ट में नॉइज़ जनरेशन नहीं होती इसके प्रोसेस के टाइम पे। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हाउ वुड यू अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन द गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये टॉपिक भी न्यू इंक्लूड हुआ है, ये लास्ट बुक में नहीं था, फिर भी मैंने ये करा दिए और शॉर्ट से इसका एक आंसर मैंने निकाला है।
कि नेगेटिव फीडबैक का ओवरऑल क्या नाम है, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या क्या एडवांटेज होंगे। तो उन दोनों का ही आंसर एग्ज़ाम में आप ये लिख सकते हैं। सबसे पहले रिड्यूस गेन, ये एम्पलीफायर का जितना भी गेन होता है, कभी कभार कुछ चीज़ हमें नेगेटिव फीडबैक का बायोलॉजिकली भी यही मतलब होता है, अगर कोई एक चीज़ बढ़ जाए तो उस पर इम्पैक्ट पाके उसको रिड्यूस करने की कोशिश करना है ताकि वो इक्विलिब्रियम बैलेंस्ड हो जाए। तो जो भी एम्पलीफायर में ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज गेन हाई लेवल पे होता है तो ये उसको डिक्रीज़ करके बेटर कंट्रोल कर लेता है, बैलेंस करना में हेल्प कराता है। दूसरा है डिक्रीज डिस्टोर्शन एंड नॉइस, ये क्या करता है, जो सिग्नल डिस्टोर्शन और नॉइस होती है उन दोनों में मिनिमाइज़ करने के लिए हेल्प करता है। उसके रिजल्ट में हमें आउटपुट क्लीन मिलता है, लाइक कोई भी नॉइस वगैरह जनरेट नहीं होती। थर्ड है इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी, ये सिस्टम को स्टेबल रखने में हेल्प कराता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ओवर हीटिंग हो जाती है डिवाइस से काम करने के टाइम पर, तो ये उससे भी बचा देता है। थर्ड है फोर्थ है इंक्रीज्ड बैंडविड्थ, ये अगेन बैंडविड्थ को इंक्रीज़ कराता है, फ्रीक्वेंसी रेंज को एक्सटेंड करवा के। फिफ्थ है बेटर इम्पेडेंस, ये आउटपुट के इम्पेडेंस को कम करता है और इनपुट के इम्पेडेंस को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से सर्किट की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। तो एक छोटा सा आंसर था इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ड्रॉ एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द सर्किट डायग्राम्स फॉर बोथ द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर फॉर सिंगल सिग्नल इनपुट। इस दोनों क्वेश्चंस में आपने डायग्राम बनानी है हमारी बुक की, डायग्राम स्टार्टिंग में लिख लें, इनके हेडिंग में इनके नेम्स लिखने के बाद इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग में आप दोनों की छोटी छोटी डिस्क्रिप्शंस भी है कि लाइक इनका फंक्शन। अब इसका फंक्शन डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं इन्वर्टिंग वाले एम्पलीफायर का। इस वाले जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो नेगेटिव टर्मिनल है, दो टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल को इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं और पॉजिटिव वाले को नॉन इन्वर्टिंग। तो जब इसका नाम ही इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसमें जो इनपुट का सिग्नल आएगा वो नेगेटिव वाले में आएगा रजिस्टर से, और उस नेगेटिव वाले को इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। और पॉजिटिव वाला अगेन ग्राउंडेड होगा, और जो इसमें फीडबैक जो रजिस्टर होता है वो आउटपुट को इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी नेगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट करता है, और ये वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है या रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकली, ये देख लें। सेकंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, अगेन आपने फर्स्ट डायग्राम बनानी है। दूसरे में इसमें उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टिंग वाले के लाइक इनपुट का सिग्नल अप्लाइड होगा नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे, जो नेगेटिव वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो आउटपुट के साथ फीडबैक रजिस्टर की वजह से कनेक्ट होगा और वो रजिस्टर के साथ ग्राउंड हो जाएगा अगेन। तो ये भी इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले मैंने 6 और 7 कराया है, अगेन ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। वैसे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच न्यू क्वेश्चन है, न्यू थ्योरी आई है, बट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पुरानी बुक में भी था। तो इस हिसाब से एम्पलीफायर वाला पोर्शन लास्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल की टेस्ट एग्ज़ाम में आ चुका है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और स्विच वाला भी मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है। तो सबसे पहले पढ़ लेते ट्रांजिस्टर स्विच के तौर पे कैसे काम करता है। अब ट्रांजिस्टर दो सूरतों में काम करते हैं, एक ऑफ स्टेट और एक ऑन स्टेट। ऊपर मैंने डायग्राम भी दे दी, ये भी बना लीजिएगा। तो ऑफ स्टेट वो स्टेट होती है जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। अभी इसको आप बटन ऑन और ऑफ़ करने वाली सिचुएशन से रिलेट करा सकते हो कि जब ऑफ स्टेट होगी यानी बटन ऑफ है मेरा, तो फिर क्या नाम है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा बेस इमिटर जंक्शन के थ्रू। और ऑन स्टेट लाइक हमारा बटन ऑन है तो उसमें वोल्टेज अप्लाई होगी, फॉरवर्ड बायसिंग करंट में जो होती है फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई होगी, तो फिर छोटी अमाउंट में, थोड़ी सी अमाउंट में बेस करंट एक बहुत ज़्यादा करंट को फ्लो कराएगा। मतलब ये कि ऑन स्टेट में ट्रांजिस्टर ऑन होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। अब ट्रांजिस्टर एज अ स्विच की दो कंडीशंस में, स्विच ओपन और स्विच क्लोज्ड की। ये ऑफ स्टेट और ऑन स्टेट से बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब स्विच जब ओपन होगा, स्विच ओपन समझे कि बटन क्लोज है, हमने बटन क्लोज़ कर दिए। जब बटन क्लोज़ होता है तो स्विच क्या नाम है ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, यानी कनेक्शंस नहीं रहते, जिस वजह से रिज़ल्ट में हमें करंट फ्लो होता हुआ नहीं मिलता है। जैसे मैं लैम्प को ऑफ़ कर दूँ, और स्विच क्लोज तब होगा जब हमारा बटन खुल जाता है, लाइक तब उस कंडीशन में स्विच क्लोज जो कनेक्शंस होते हैं ना क्लोज्ड, उसमें समझे कि जो कोई भी जो करंट के जो बैनर्स हैं यहाँ पर, जो टाइप के कॉइल्स लगे हुए हैं वो क्लोज होते हैं, उस वजह से करंट ईज़िली
फ़्लो करता है। और उसमें हमारे अगर एग्जांपल में ले लो, लैंप की लाइट खुल जाएगी अगर मैं बटन ओपन कर दूँ। अच्छा, तो ये इस ट्रांजिस्टर एज अ स्विच को याद करने के लिए जो आप प्रॉपर्ली आप अपने लिए एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि ऑफ स्टेट की स्टेट में स्विच हमेशा ओपन होगा और ऑन स्टेट में जिसमें करंट फ़्लो करेगा उसमें स्विच हमेशा क्लोज्ड होगा। इस तरह याद रखें, इसको मिक्स नहीं कर लें, इसलिए मैंने समझा दी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा पार्ट है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह एक्ट करके, पहली बात तो इनपुट के सिग्नल जो भी इनपुट आता है, जैसे एम्पलीफायर का नॉर्मली काम होता है किसी भी सिग्नल को, वोल्टेज या फिर करंट को, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, इंक्रीज़ कर देना। ट्रांजिस्टर भी एज एन एम्पलीफायर वही वाला काम करता है। अब ये जो डायग्राम थी बुक में एनपीएन ट्रांजिस्टर के हिसाब से थी, तो जब एनपीएन ट्रांजिस्टर बायस्ड होता है, लाइक उसमें फॉरवर्ड बायसिंग होती है, तो फिर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। करंट प्रोड्यूस होता है और हमने इनपुट सिग्नल दिया होता है बेस पर, तो उसके रिज़ल्ट में हमें आउटपुट एम्पलीफाइड मिलता है, यानी आउटपुट हमें बढ़ा हुआ मिलता है। जो भी सिग्नल हो, लाइक वोल्टेज हो, करंट हो, वो हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। इसलिए एग्जांपल दिए कि इनपुट में अगर 0.02 वोल्ट का वोल्टेज जाएगी तो आउटपुट में हमेशा 3 वोल्ट की मिलेगी और वो 150 गेन देगी हमें। लाइक नेट गेन 150 होगा, लेकिन आउटपुट हमें 0.02 से बढ़कर 3 वोल्टेज का मिल गया है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें ये इतना इम्पॉर्टेंट लग भी नहीं रहा है, एक तो ये लास्ट चैप्टर में था भी नहीं, फिर मैंने करा दिए तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा। फिर मैंने समझाने के लिए टॉपिक था, मैं समझाती हूँ। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बाय यूजिंग वर्चुअल अर्थ अप्रॉक्सीमेशन। वर्चुअल का वर्ड आप लोगों को पता होगा, फेक या फिर नॉन रियलिटी के केसेस में आता है। तो इन वर्चुअल अर्थ की असम्पशन के हिसाब से हम कैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमेशा जो भी इन्वर्टिंग हम इनपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मिलता है वर्चुअल ग्राउंड की बेसिस पे, वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो बहुत ही हाई ओपन लूप गेन दे रहा होता है, यानी वो सिग्नल को बहुत बढ़ा के दे रहा होता है और नेगेटिव फीडबैक की वजह से बैलेंस जो होता है, इसलिए इन्वर्टिंग इनपुट मिलने पर वर्चुअल ग्राउंड बन जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब करंट कैसे फ्लो होगा, अब जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमेशा बहुत ही हाई लेवल में इनपुट इम्पीडेंस देता है। इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब होता है रुकावट। तो अभी इनपुट की बहुत ज़्यादा रुकावट दे रहा होता है, इसलिए करंट हमेशा इनपुट के टर्मिनल्स तक फ़्लो करता है। अब जो करंट फ्लो करता है उस वजह से जो इनपुट रजिस्टर यहाँ जो R1 से रिप्रेजेंट हुआ है, उसमें जितना भी करंट होगा वो फीडबैक रजिस्टर के इक्वल होगा जो RF से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ की इक्वेशन करंट की जो लिखी हुई I=V इनपुट वोल्टेज इनपुट अपॉन R1 है ये। इसको मैं इसलिए बता रही हूँ कि अच्छे से आप लोग देख लें। करंट का I=टू वोल्टेज का इनपुट अपॉन R1, और करंट जो फीडबैक रजिस्टर से फ्लो कर रहा है उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों वो 0 वोल्टेज से मतलब नेगेटिवली साइड पर वो फ्लो कर रहा है, 0 के से लेकर आउटपुट की साइड पर। तो I=-V आउटपुट अपॉन RF फीडबैक का रजिस्टर। अब जो करंट की इक्वेशंस है, ये सारी लाइन मैंने बुक की लिखी हुई है, कॉपी करके लिखी हुई है। और इसमें जो लास्ट में जो इक्वेशन में आया है G=G गेन का सिंबल है यहाँ पर, V आउटपुट अपॉन V इनपुट, तो इजिकल्स टू होगा माइनस का साइन यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इनपुट की वोल्टेज तो पॉजिटिव है लेकिन आउटपुट की वोल्टेज यहाँ पर नेगेटिव थी, जो ऊपर मैंने रीज़न बताया था उसी वजह से, इसलिए RF ऊपर लिखा है और R इनपुट वाला नीचे लिखा है, R इनपुट R1 ही है। अच्छा, एंड में ये बस ये लाइन लिखी है, अगर इनपुट का वोल्टेज अल्टरनेटिंग होंगे, अल्टरनेट होना यानी चेंज होगा, अल्टर कर रही होगी या फिर चेंज हो रही होगी, तो फिर 180 डिग्री का 180 डिग्री का एंगल हमेशा नेगेटिव में, कॉस में नेगेटिव का हमें साइन देता है, तो फेज डिफरेंस नेगेटिव में आएगा या फिर पाई रेडियंस के हिसाब से आएगा, इसलिए भी कह सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो ये आपके इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स थे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी साथ साथ कर लिया। अब मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह इसकी लिंक भी डालने वाली हूँ, तो आप लोग इसको ईज़िली लर्न कर लेंगे। आई होप ये नोट्स आपके लिए कन्वीनियंटली और ईजी रहें याद करने में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें
and don't forget to subscribe to my channel and also share these notes with your friends. और तब तक के लिए focus on your studies and अल्लाह हाफिज़.